कैसे आप लोग देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पॉलिटी चैप्टर नंबर 6, उसमें हम लोग पढ़े कानून की समझ, कैसे कानून कार्य करता है। उसमें हम एक एग्जांपल लिए थे किसका, एक घर में काम करने वाली महिला को, जिसमें हम देखे कि उसके यहाँ जिसके यहाँ काम करते थे, यानी कि मिस्टर और मिसेस एक थी जो कि कहाँ जा रही थी, पार्टी में जा रही थी। पार्टी में जाने दौरान उसका हार क्या हो गया, गायब हो गया। वो हार का इल्जाम किसके ऊपर लगा, उसके यहाँ काम करने वाली एक महिला के ऊपर। वो कैसे कैसे अदालत पहुंचा, एक कैसे, उसमें 4 चीज हम लोग मुख्य रूप से समझे थे। हम लोग समझे थे कि सबसे पहले बात होता है क्या, एक होता है आरोपी पक्ष जिसके ऊपर आरोप लगा है, एक वो पक्ष होता है जो आरोप लगाता है, एक होता है न्यायपालिका, एक होता है बचाव पक्ष का वकील, और एक होता है जो कि जिसके पक्ष वकील दोनों टाइप से रहता है। बचाव पक्ष का वकील, जैसे कि अगर कोई गरीब है तो बचाव पक्ष का वकील सरकारी रहता है, और कोई अमीर है तो बचाव पक्ष का जो वकील होता है वो क्या रहता है, वो अपने से अपॉइंट करता है। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, पॉलिटी का चैप्टर नंबर अब क्लास 7 का हम लोग 8 पे पहुंच गए। अगर आज से पहले नहीं देखे हैं तो आप फिर बोल दे रहे हैं, जाके आप क्या कीजिए, चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक, 1 से लेकर 8 तक आपको एकदम 1 से 8 तक करने का मतलब कि अब हम लोग कहां पहुंच गए, चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच गए। 8 तक 9 तक सारा चैप्टर कराया जाएगा। अभी आपका 6 to 8 चल चुका है, 6 to 8 क्या हो चुका है, चल रहा है। 6 का जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, 7 का जाके देख लीजिए, अच्छा से समझ में आएगा। अगर जो जिसका बैकग्राउंड सोशल साइंस है वो अगर यहाँ से भी देखना शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टाइम मिले तो जाके उसको भी क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। इकाई 4 में हम लोग पहुंच गए, जहाँ पे लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के प्रति विरोध कर रहे हैं। और सरकार का प्रति अगर कोई विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए वो क्या माना जाता है, वो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अगर आपके लिए अगर पापा आपके कुछ गलत नियम बनाते तो आप पापा के प्रति भी विरोध कीजिए। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र का मर्म ही यही है कि आप क्या करें, सरकार के कार्यों का उल्लेख करें। सरकार अगर कोई कार्य गलत कर रहा है तो उसको आप लोग क्या करें, उसका विधिवत पूर्वक उसका एक संविधान में उल्लेखित उद्देश्यों के द्वारा क्या करें, उनका विरोध करें, धरना प्रदर्शन करें। आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए इसमें क्या कर रहा है, अब हम लोग आराम से देखेंगे। 49 हो जाएगा, हटाओ 113 से 64 जाएगा तो 49, नीचे बचा 113, 113 में 104 जाएगा तो 64, नीचे बचा 113, ये 113 से 113। चलिए हसियाकरण की समझ, आज से पहले आप लोग हसियाकरण, आज के पहले हसुआ सुने होइएगा, जिससे क्या काटा जाता है, घास काटा जाता है। लेकिन हसियाकरण का समझ आपको हम एक कॉपी से लेते हैं। जैसे कि ये देखिए एक कॉपी होता है, एक कॉपी जो होता है, तो कॉपी का तो बुक है, आपको कॉपी दिखाते हैं। देखिए कॉपी में 2 तरह का होता है। कॉपी का एक भाग जो होता है ना, एक भाग ऐसा होता है जहाँ पे देखिए आपको कुछ यहाँ पे अंडरलाइन किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक लाइन होता है जिसका कोई यूज नहीं होता। यूपीएससी का भी कॉपी में अगर चले जाइएगा तो यूपीएससी का भी कॉपी में क्या होता है, उस तरह का व्यवस्था होता है कि क्या कीजिए आप इस पर से इतना पे लिखना नहीं है। ये आपका हसिया हो गया, मतलब कि जिसका दूर से क्या हो देखा जाए। जैसे कि हसिये कहने का मतलब जो वंचित समुदाय है, जैसे कि क्या हो जाता है, ट्रायल क्षेत्र हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं जनजाति, अनुसूचित जनजाति, आप देख सकते हैं फिर क्या आदिवासी, इस सब के लिए भी क्या किया है, हसियेकरण की समझ समझा रहा है कि कैसे उन लोग के साथ हम लोग जो आरक्षण देते हैं, कैसे उनके लिए आरक्षण फैक्ट है। हम बार बार कहते हैं भाई, अगर आरक्षण से किसी को दिक्कत है तो वो सबसे पहले एक करे कि वो एक दिन उस चीज का टैग लगा के चले जिस टैग को लेकर आरक्षण वाला आदमी चल रहा है, उस दुख से जो निकल रहा है। जैसे कि आप किसी को कह देते हैं क्या, दलित समुदाय, दलित का मतलब क्या, दलिद्र से आप लोग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उस टैग को लगा के चलिए। आरक्षण कहीं ना कहीं संविधान निर्माता हम लोग के बहुत ही ज्ञानी किस्म के आदमी थे। वो एक एक चीज को बारीकी से सारे क्षेत्र में सब क्या थे, जिस क्षेत्र में जैसे कि कोई अगर फंडामेंटल राइट को उठाया, मौलिक अधिकार को उठाया, तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। अगर कोई क्या उठा रहा है आगे चल के कहीं ना कहीं और सब ऐसा जो क्षेत्र था, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, सब उस क्षेत्र में अपना विशेषज्ञ थे और सब अपना अपना ज्ञान वहां दिखे। देखिए सामाजिक रूप से हसिये पर होने का क्या मतलब होता है, आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है,
जैसे कि आपकी कॉपी है, इसका बाई ओर भी अभी खाली जगह वही हसिया हो जाता है। देखिए कुछ ऐसा इस समाज में भी होता है। हसियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हसिये पर ढकेल दिया गया, जिसे दूर कर दिया हो गया। दूर करने का मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और कहीं ना कहीं पढ़ाई के क्षेत्र में भी इस सब से उसको क्या कर दिया गया, दूर कर दिया, वंचित कर दिया। ऐसे में वजह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज्यादातर बच्चों और जैसे नहीं है, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज्यादा मजा नहीं लेते हैं, अगर आप खेल नहीं खेलते हैं जो ज्यादातर बच्चा खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपकी संगी साथी आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। गोया आपकी कई बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं। देखिए ये क्या बताया, ये बोला कि अगर आपके दोस्त क्या करना पसंद करते हैं, पार्टी करना पसंद करते हैं, आपका दोस्त अलग कपड़ा पसंद करना करता है, बात करना चाहते हैं, पार्टी सेपरेट करना चाहते हैं, किसी चीज ओकेजन को मनाना चाहते हैं, अगर आप उससे अलग है तो कहीं ना कहीं आप उनसे अलग है तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ सहज महसूस नहीं कीजिएगा। जैसे कि मनुष्य हम भी है, लेकिन आप वही चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए। उड़ीसा में क्या है, ट्रायल क्षेत्र का रोग ज्यादा है। आप कहाँ चला जाइए, आप उड़ीसा के बाद और उसके बगल में असम में चले जाइए, तो वहाँ पे जनजातीय समूह है जिसको हम लोग आदिवासी कहते हैं। वहाँ अगर देखिएगा तो वहाँ का पहनावा, ओढ़ावा, खान पीन सब क्या है, अलग है। जैसे कि आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ अभी भी लोग समूह में, अपने समूह में रहता है और सब लोगों के साथ, मानने की सारा समाज मिलकर जाके सुअर को मारेगा, सुअर मारकर आराम से ताड़ी वगैरह पी कर पार्टी करता है वो लोग। अब वो लोग को उसमें क्या मिलता है, हैप्पी मिलता है। और सरकार को उनके लिए क्या है, विशेष प्रावधान भी किया गया अनुसूचित 6-7 के तहत। जो ट्रायल क्षेत्र है उसके लिए विशेष प्रावधान है, जैसे जल जंगल जमीन से उनको हटाया नहीं जा सकता। उनके ऊपर बहुत सारा ऐसा कानून है जो कि राज्य का कानून उस पर लागू नहीं होगा, संघ का कानून लागू नहीं होगा, उनका अपने क्षेत्र का ही कानून लागू होगा। यही आपको कह रहा है, लेकिन ये आपको आगे चलिएगा तो इसको और विस्तृत में जो अभी हम बताए हैं वो पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आसान भाषा में आपको समझाया। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय होते हैं, मतलब कि आप लड़का में अगर उस सबसे तरह नहीं है तो आप सहज महसूस नहीं कीजिएगा, आप अलग रहिएगा, आपका सब मजाक भी उड़ाएगा। यही आपको बता रहा है। देखिए समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हसियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वो एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। मतलब कि हसियाकरण उसको मान के हम लोग चलते हैं जिसकी संख्या बहुसंख्यक ना होकर अल्पसंख्यक है, यानी कि ज्यादा ना होकर कम है। और हसियाकरण समझने का मतलब है कि जिसका उसका भाषा, जैसे कि आप कहाँ चले जाइए, आप तेलंगाना में चले जाइए, आपको वहाँ का भाषा समझ में नहीं आएगा। आंध्र प्रदेश में चले जाइए, वहाँ आपको भाषा, बहुत सारा ऐसा भाषा है कि आपको समझ में ही नहीं आया। तमिल में चले जाइए, तमिलनाडु में, वहाँ का भी भाषा आपको समझ में नहीं आएगा। तो जहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप जिसका संख्या अल्प है यानी कि कम है और कहीं ना कहीं वो क्या है, वो आपके साथ आने से वो सहज महसूस नहीं करता। वो आपके साथ, जैसे कि हम लोग अगर अपने लोगों से, जैसे कि आप बिहारी है मान के चले या यूपी से है, तो यूपी बिहार वाला जब यूपी बिहार से मिलता है तो वो अपने आप को सहज महसूस करता है, एकदम हंसते खेलते अगर ट्रेन में मिल गया तो बैठते बउआते चल जाएगा। लेकिन आप यूपी से है, बिहार से है और कोई आपको कहाँ के मिल गया, कहीं ना कहीं तमिलनाडु के मिल गया, आप उनसे बात भी नहीं कर पाइएगा। यही होता है क्या, हसियाकरण। हसियाकरण का मतलब है कि ऐसा वर्ग जो उसको हम लोग कहाँ रख दिए हैं, किनारे पे रख दिए हैं, जिसको हम लोग भाषा के आधार पर, अल्पसंख्यक के आधार पर, पहनावा के आधार पर, खान पीन के आधार पर उसको क्या कर दिया, हम अपने से दूर कर दिए। आगे देखिए क्या करता, वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक वजह से खुद को हंसिये पर महसूस करते हैं। गरीबी के कारण भी वो क्या करता है, अब जैसे कि हम लोग में भी अगर जाइएगा, स्कूल में आप चले गए और किसी स्कूल में क्या है, सब आदमी क्या है, अमीर है, 4 चक्का से, ओडी से, मर्सिडीज से उतर रहा है, आप वहां पे एगो खटखटिया साइकिल लेके जा रहे हैं, तो आप अपने आप को वहां पे क्या महसूस कीजिएगा, आप अपने आप को कहीं ना कहीं ग्लानि महसूस कीजिएगा, अपने आप को असहज महसूस कीजिएगा, आपको अंदर से क्या बोलते हैं, लज्जा टाइप का आएगा। वही आपको ही बता रहा है। आगे देखिए क्या कर रहा है, कई बार हसिया समूहों का लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी
देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदाय को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हसियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है। जिनके पास जमीन है, धन है, दौलत है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और जो राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब यह है कि हसियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं कर होता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे में समाज के कुछ तबकों को हसियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। मतलब कि सामाजिक रूप से भी, यानी कि उसका खान पान पहनावा गरीबी, आर्थिक रूप से यानी कि गरीब भी है बेचारा, और राजनीतिक रूप से यानी कि उसका राजनीतिक में वर्चस्व ज्यादा नहीं है, यानी कि राजनीतिक में भी उसका कहीं ना कहीं भूमिका नहीं है। तो इस आधार पे भी हसियाकरण लोग महसूस करते हैं। आगे देखिए, इन अध्याय में आप दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हसिये पर माना जाता है। मतलब कि ऐसा दो समुदाय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें भारत में हाशिए पर माना जाता है, यानी कि अभी बताया कॉपी के उस पृष्ठ पे जिसका हम लोग कोई यूज नहीं करते हैं, वैसा पृष्ठ जिसका हम लोग कोई यूज नहीं करते हैं। देखिए ये कौन सा समुदाय, आइए इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझे कि क्या बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है आदिवासी और हसियाकरण। आदिवासी के बारे में आज से पहले आप लोग सुने होइएगा। जैसे ही आपके मन में आदिवासी का विचार आता है, आप सुनते हैं कि वो भाला लेकर आराम से वो क्या कर रहा, कपड़ा पहनकर वो डांस वगैरह करते करते रह रहा। आप कभी जाइएगा पर नहीं, आप लोग उसको क्या देखते हैं, आप सोचते हैं कि हम उस क्षेत्र में जाएंगे तो हमको भी मार के खा जाएगा। लेकिन देखिए इन लोग का भी क्या मजबूरी है। देखिए आदिवासी और हसियाकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही थी। सोमा और हेलेन, नाम भी आदिवासी लोग का थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग का नाम होता है राम, शाम, गीता, भीता, बबीता, मोहन, सोहन और ना जाने क्या क्या होता है। लेकिन यहाँ देखिए सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर क्या देख रहे हैं, गणतंत्र दिवस का पैरेड। पैरेड करने का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जब लोग हम लोग बचपन में थे तो हम लोग का 26 जनवरी से पहले हम लोग को पैरेड सिखाया जाता था। अरे देखो आदिवासी की नाव। अब गणतंत्र दिवस का पैरेड में देखते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ना जाने कौन कौन मंत्री बैठे होते हैं। वहां पे सभी क्षेत्र के लोग आते हैं। बिहार का लोग गया, वो धोती कुर्ता पहन के दिखाया, और भी ना जाने दिल्ली का लोग गया, वो अपना दिखाया पहनावा। तमिलनाडु का लोग गया, वो अपना कुर्ता धोती और शॉर्ट दिखाया। सब अपना अपना दिखा रहा था। और वो देखा कि देखियो, अरे देखो आदिवासी की नाव। दादू वे आदिवासी को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं। अब हम लोग के मन में एक क्या बच जाता है पता है, किसी के प्रति पहले ही ऐसी धारणाएं बैठ जाती है जिसको हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग उसको ऐसे ही देखते हैं जैसे कि एक बार अगर कोई चोरी कर लिया तो उसको बार बार, पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग बार बार उसको चोरी मानते हैं। जैसे कि अगर एक बार एग्जाम में फेल कर गया तो आपके पिताजी पूर्वाग्रह से अगर ग्रसित है तो आपके ऊपर से उनका बिलीव हट जाएगा, विश्वास हट जाएगा, और वो बोलेंगे कि नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं है। यही पूर्वाग्रह होता है। देखिए आगे क्या बता रहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता। कहाँ? उड़ीसा। अभी हम क्लास से पहले चर्चा किए थे उड़ीसा का, असम का और तमिलनाडु वगैरह का, जहाँ पे कहाँ आदिवासी की संख्या ज्यादा है। हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें अपनी जमीन और जंगलों से मिल जाती थी। जब वो कहाँ रहते थे, उड़ीसा में रहते थे, तो उनका सारा जरूरत का जो चीज था, जमीन और जंगल, जल से, जमीन से क्या मिल जाता था, जल, और मतलब कि जो भोजन उजन का व्यवस्था होता था उनको मिल जाता था। कहाँ? उड़ीसा में। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। एक बात अभी आप लोग नोट कर लीजिए, जो आदिवासी समुदाय होते हैं ना, वो लोग अपना प्राकृतिक को ही क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। जैसे कि हम लोग के भारत में तो ऐसे सभी लोग नेचर से प्यार करते हैं और सभी चीज को पूजा करते हैं। हम लोग भी पेड़ को पूजा करते हैं, हम लोग भी सूर्य को पूजा करते हैं, हम लोग भी हवा, जल, गंगा सबको पूजा करते हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय को अगर आप पेड़ को काटने जाइएगा उनके सामने में, तो वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाते हैं, आपको उसके लिए मार भी सकते हैं। आप अगर उनके सामने में उनके नदी का, उनके पहाड़ का अगर उनका शिकायत कीजिएगा, अभी इस कक्षा में आपको आगे बताएगा भी, यही एनसीईआरटी आपको बताएगा, हम कुछ नहीं बता रहे हैं। चलिए, नदियों का बहुत कदर करते थे। देखिए, तो फिर अपने जमीन जान कैसे, देखिए आगे क्या कर रहा, हाँ क्या हमारे बारे में हुए और कुछ भी नहीं जानते। सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है।
ज्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। मतलब कि आदिवासी का दुनिया बहुत समृद्ध है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं है। कहाँ रहते थे? उड़ीसा में रहते थे, तो इनको बताया गया कि ये जंगल जो है वो आपका नहीं है। इस सरकार का वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। आप IFS बन जाइएगा। IFS दो होता है, एक होता इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एक होता है IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट यानी कि जंगल का आप क्या होइएगा? हेड होइएगा। तो आप अगर देखते होइएगा, एक बबलू डब्लू कर का बचपन में शो देखते थे, उस बबलू डब्लू में देखते होइएगा कि वहां पे जब वो करता था, जब वो क्या करता था, वो जंगल को काटता था, तो वहाँ ऑफिसर सब आ जाता था, भालू वगैरह आ जाता था, कहीं ना कहीं उसके जीवन पर क्या पड़ता था? प्रभाव पड़ता था। यही आपको कह रहा है। सारा जंगल साफ कर डाला। कौन था? अफसरों ने सारा जंगल को साफ कर डाला, यानी कि काट डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो हमारी पिटाई करते थे, हमें अदालत में घसीटा जाता था, वहां ना तो हमें वकील मिलता था और ना हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। कौन? आदिवासी समुदाय। ना उनको क्या मिलता था? जमीन मिलता था, ना वो अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन, तो फिर अपने जमीन जान कैसे बचाए? मतलब कि जब बोल रहा है अपने दादाजी को, वो पोती जो है, यानी कि उनका जो क्या है, ग्रैंडफादर से वो कौन बात कर रही है? उनका जो ये है वो बात कर रहे हैं कि आपने वहां पे अपना जमीन और जंगल को, जान और जमीन को कैसे बचाया? फिर ग्रैंडफादर से पूछ रहे हैं। फिर देखिए ग्रैंडफादर क्या बोले, हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते थे, हम उन्हें करने लगे। अब वो अपना जमीन जंगल छोड़ दिया, जंगल जमीन जल, ये तीनों चीज क्या कर दिया? छोड़ दिया गया। इसके आधार पे आप देखिएगा तो आप देखते होइएगा कि जो आदिवासी समुदाय के लिए, जनजातीय समुदाय के लिए अधिनियम 2000 के अनुसार किसी भी जनजातीय समूह को उसके जल जंगल जमीन से हटाया नहीं जा सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आया? निर्णय आया। आगे देखिए क्या होता है। तभी फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के नीचे लोहे का भंडार है, यानी कि आप देखते होइएगा कि बहुत सारा अयस्क हम लोग की जमीन के नीचे मिलते रहता है। वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी जमीन उन्हें बेच दे तो हमें नौकरी व पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागजों को अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। जब वो अपना अंगूठा का क्या लगा दिए? निशान लगा दिए, तो उनको पता ही नहीं था कि अंगूठा का निशान लगा कर क्या कर रहा है? अपने जमीन को बेच रहा है। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख दिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीन नहीं बेची। ये देखिए क्या है, फाइल आदिवासी भूमि अधिग्रहण। ये क्या है? आदिवासी का भूमि अधिग्रहण कर लिया, यानी कि सरकार जो अफसर लोग थे वो ले लिया और क्या कर लिया? उसका एक फाइल है जो कि आपको आगे चर्चा में बता रहा है कि क्या हुआ। 1 - 9/16। तब उन्होंने नीचे 1 + 9/16, कुछ नहीं तो नीचे 1 होगा, कुछ नहीं तो नीचे 1 होगा। 1 और 16 का एलसीएम लेगा तो कितना आएगा? तब उन्होंने हमारे साथ साथ 16 में कटेगा। मारपीट शुरू कर दी। मतलब कि जब बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो जमीन दे दिए लेकिन कुछ लोग जमीन नहीं दिए, तो उनको साथ मारपीट शुरू कर दी। यहाँ देख सकते हैं डंडा उठाया हुआ। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की जमीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली को रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओह दादू, और हमारी जमीन, उसका 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। मतलब कि जब आपको अभी आप जहाँ है, जहाँ आपका घर है, वहां से आप बिछड़ जाइएगा तो आपको क्या होगा पता है? जब वहां से बिछड़ जाइएगा तो आपका घर का आसपास का एक समाज होता है जिससे आपका एक अलग ही लगाव होता है, एक दोस्त होता है जिससे आपका एक अलग ही इमोशनल अटैचमेंट होता है, भावनात्मक क्या होता है, जुड़ाव होता है। लेकिन जब वो अपने घर से जब बिछड़ गया तो उनके साथ क्या हुआ? बहुत ज्यादा उनके साथ नाइंसाफी हुआ। फिर देखिए आगे क्या होता है। शहर में वो पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले, हमारे पास रोजी रोटी की कोई साधन नहीं बचा था।
हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ जिंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। मतलब कि अब देखिए, आप गांव में से तो शहर में आ जाइएगा, शहर में आने के बाद आपको साधन भी मिल जाएगा, आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आप उस चीज को मिस करिएगा जो गांव में था। गांव में आप देखते होगा कि बहुत बड़ा एक दरवाजा होता है, यानी कि दूरा होता है। आप जाइए तो वहां से आगे एक डेरा टाइप का होता है, जहां पे आपका पेड़ वगैरह लगा होगा। जाके वहां पे क्या कीजिए, पेड़ के शेल्टर यानी कि आश्रय में क्या कीजिए, आनंदित होइए। लेकिन यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ जब शहर में आ जाइएगा तो आपको छोटा सा 10 दूर में एगो घर बन जाएगा, आप उसी में रहिए, उसी में खाइए, उसी में सब कीजिए, आपको कुछ मिलेगा नहीं। यही गांव और शहर में डिफरेंट हो जाता है। लाइफ में बहुत अच्छा, किसी ने क्या खूब कहा था कि हुआ क्या था कि जब आप जिस चीज के पीछे पहले भागते थे, वही चीज धीरे धीरे आपको क्या कीजिएगा, आपको मिलने लगेगा, तो आप उसका क्या कीजिएगा, आलोचनाएं करने लगेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। कुछ साल तक वो अपने पोता पोती को भी कहाँ नहीं भेजता, स्कूल नहीं भेजता। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई से इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता हूँ। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगा। कौन सोच रही है? उसकी पोती सोच रही है कि हम लोग क्या बनाएंगे, आदिवासी पे फिल्म बनाएंगे। कहीं ना कहीं फिल्म बनाकर वो क्या बताना चाह रही है, अपने सांस्कृतिक धरोहर को बताना चाह रही है कि हम लोग का सांस्कृतिक धरोहर यह था। देखिए, अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हसियाकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए कैसे उनको जल जंगल जमीन उनके घर से अलग कर दिया गया, उनका लाइफ को क्या कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। कहीं ना कहीं अभी हमारे देश में तो अभी थोड़ा सा शासन बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आप देखें तो हम लोग के यहाँ क्या किया जाता था, जिसका संख्या अल्पसंख्यक है, जो थोड़े समुदाय के हैं, अभी भी वोट बैंक के थ्रू नेता लोग जहाँ पे उनका पॉलिटिक्स। अब जैसे कि देखिए हमारे देश में सभी धर्म रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन और ना जाने जैन, सब रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदू की संख्या ज्यादा है और ना जाने बहुत ऐसा संख्या है जिसकी कम है। वोट बैंक के कारण नेताओं लोग उनको क्या करते हैं, ज्यादा योग्यता देते हैं। आपको एक बात और बता दे, राज्य और केंद्र के बीच भी शक्तियों का बंटवारा होता है और राज्य में जो पैसा आता है उसी राज्य में ज्यादा पैसा आता है जिसका जनसंख्या ज्यादा हो, जिसकी आर्थिक स्थिति अधिक न हो यानी कि कम हो। इसीलिए उत्तर बिहार इस समय क्या आता है, केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा आता है। और जो बेचारा संपूर्ण स्टेट है, जैसे क्या हो गया कर्नाटक, मैंगलोर, इस सब में क्या होता है, थोड़ा कम पैसा, इसीलिए बार बार इस पे विवाद होते रहता है। आगे देखिए क्या बता रहा है, कम से कम 3 कारण बताइए कि विभिन्न समूह हंसिए पर क्यों चले जाते हैं। दादू को उड़ीसा का अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा? दादू को उड़ीसा का अपना गांव इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वो क्या थे, वो उस समय अल्पसंख्यक थे, उनके पास क्या थी, पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी, जिसके कारण वो वहां पे लड़ नहीं पाए, अफसरों से लड़ नहीं पाए, उनके पास ज्ञान नहीं था, शिक्षा नहीं था, वो क्या थे, इसी कारण से वो अपना जमीन छोड़ दिए। आगे देखिए क्या कर रहा है, कम से कम 3 कारण बताइए कि विभिन्न समूह हंसिए पर क्यों चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं कि हंसिए पर जाने का एक ही रीजन है, शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जिसने पिया उसने सहारा। ये बहुत ही खूब किसी ने लाइन बोला है, लेकिन ये शिक्षा अगर आ जाए आदिवासी समुदाय के अंदर तो आज देखिए, आज उसी आदिवासी समुदाय के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हुई है।
तो कहीं ना कहीं शिक्षा से आप अपने लाइफ को ही नहीं, शिक्षा ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा का मतलब नौकरी पा लेना होता, शिक्षा आपके डेंग डेंग में आपको कब दिलाएगा, सफल दिलाएगा। आप कभी भी बिना पढ़े लिखे आदमी को देखे होइएगा, वो 5-6 बच्चा क्या कर लेता, जन्म दे देता। लेकिन पढ़े लिखे जो थोड़ा भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने हम दो हमारे दो का नारा लगाते हैं। हमारे राज्य में बहुत जगह क्या किया, पॉपुलेशन को कैप्चर करने के लिए इस नारे को भी दिया गया कि हम दो हमारे दो। और कहीं ना कहीं शिक्षा का ही क्या है, स्वरूप है। आप आगे देखिए, आपको क्या बता रहा, आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा, सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदाय की सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। आपके शहर या गांव में कौन से समूह हाशिए पर है, चर्चा करें। आपके शहर में ऐसा कौन सा समूह है जो हाशिए पर है, आपको ही चर्चा करना है, ये आप ही बता सकते हैं। क्या आप अपने राज्य के किसी जनजातीय समुदाय का नाम बता सकते हैं जो आपके राज्य में जिसका संख्या कम हो? जैसे कि आप चले जाइए तो जम्मू कश्मीर में हिंदू का संख्या क्या है, कम है, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं कि वहां राज्य के किसी जनजातीय समूह का नाम बता रहा है। जनजातीय समूह का नाम अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पे आपको बताया जाएगा, बोकारो, आपको यहाँ पे जनजातीय समूह का कुछ नाम मिलेगा, अभी उसको आप लोग को नोट भी करवा देंगे। आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी का शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। पहले यहाँ एक क्वेश्चन और है, हम समुदाय कौन सी भाषा बोलते हैं? वो समुदाय कौन सी भाषा बोलते हैं? क्या वे जंगलों के आसपास रहते हैं? क्या वे काम की तलाश से दूसरे इलाकों में जाते हैं? दूसरे इलाकों में जाएंगे तो उनको काम ही नहीं मिलेगा। जैसे कि आप क्या कीजिए, आप दाढ़ी बाल बना लीजिए, बाल बड़ा बड़ा कर लीजिए, एकदम क्या कीजिए, एकदम कपड़ा दूसरे पहन लीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं आप कहीं पे काम मांगने चले जाइए, आपको पागल कह के बेलगा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय को इसीलिए काम नहीं दिया जाता क्योंकि उनका पहनने का कपड़ा, स्ट्रक्चर, सारा चीज अलग होता है। पहनावा ओढ़ावा, खान पीन सब क्या होता है, अलग होता है, इसलिए लोग सहज महसूस नहीं करते। अब देखिए, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, जो वहां का मूल निवासी हो। ऐसे समुदाय है जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाके में है। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। अकेले उड़ीसा में 60% से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। मतलब कि वो अपने पुरखे के गांव को ही उपासना यानी कि अपना पूजा करने का, हम लोग पूजा किसको करते हैं? राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और ना जाने कौन से भगवान। ऐसे ही मुस्लिम लोग क्या करते हैं? अल्लाह को पूजा करते हैं। आप सिख में चले जाइए तो किसको करते हैं? गुरु नानक के पर पूजा करते हैं। इसी तरह जो आदिवासी समुदाय होते हैं वो किनको पूजा करते हैं? जल, जंगल, जमीन और अपने पुरखों की पूजा करते हैं। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती है और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना भर में ही की जाती है। पुरुषों जो उनका पुरखों होता है उनका उपासना घर में की जाती है और आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों का सख्त वैष्णव भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित
प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा। उड़ीसा का जगन्नाथ पथ, ये सब क्या है? आदिवासी पंथ का नाम है, जगह का नाम है। आगे देखिए, आदिवासी का कुछ फोटो आप लोग देख रहे हैं। अब बताइए कि ये आपके पास रात में आ जाए, आपको कैसा महसूस होगा, कैसा फीलिंग होगा? ये देखिए कैसे ऊपर से टोपी पहने हुए हैं, कैसा ऊपर से क्या लगाए हुए हैं, हाथ में कुछ और लिए हुए हैं। इनका कपड़ा का भी स्टाइल कुछ अलग है, इनका ढोल वगैरह बजाने का भी। ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदाय की तस्वीर है। आमतौर पर आदिवासी को इन्हीं रूप में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, लेकिन उनको वैसा ही कपड़ा में पेश किया जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, जो लोग उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। हम लोग तो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है इट्स हैपन। आपने एक गाना सुना होगा, किसका? शाहरुख खान का, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। मतलब कि ये इंडिया में ही पॉसिबल है कि डाइवर्सिटी, विविधता को हम लोग अपना सकते हैं। हम लोग कभी धोती कुर्ता भी पहनते हैं, तो कभी क्या पहनते हैं? सूट बूट भी पहनते हैं। हम लोग कभी क्या पहनते हैं? टी शर्ट जींस भी पहनते हैं, तो हम लोग कभी शर्ट पैंट भी पहनते हैं। ये कहीं और पॉसिबल नहीं है। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। गाना का भी अगर तर्क निकालिएगा तो कहीं ना कहीं आपको कहाँ पहुंच जाइएगा, आप उस चीज को पहुंच जाइए। आप लोग तो ऐसे ही हेडफोन लगा और सुन लेते हैं। आगे देखिए क्या बताता है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बंगाल जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। जो संथाल लैंग्वेज का यूज करता है आदिवासी, उनका सबसे ज्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती है, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद है। इंटरनेट पे अगर सर्च मारिएगा आदिवासी पत्रिकाएं, तो उनका भी अपना एक पर्सनल पत्रिकाएं होती है, जो आप लोग देख सकते हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियां, हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों और फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने या किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदाय के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। देखिए, एक समय होता था कि हम लोग क्या मानते थे कि नहीं, भारत का क्या होगा, भारत में लोकतंत्र नहीं होगा, लेकिन लोकतंत्र हुआ। यही तो इंडिया का खूबसूरती है मेरे दोस्त, कि समय के अनुसार परिवर्तन। एक समय ऐसा था कि हम लोग क्या करते थे, घर से बाहर निकलने से डरते थे। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग आपके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप हमको देख रहे हैं। ये सब क्या हुआ है? डेवलपमेंट, विकास। यही तो इंडिया का क्या है, खूबसूरती है। तो ऐसा अगर सोच लेते हैं कि आदिवासी जो पहले था वही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित था। इस भावनाओं से निकलिए और उनके बारे में भी कुछ अच्छा सोचिए। यही आपको बता रहा है कि कहीं आप आईएएस बन गए, आप ट्रायल क्षेत्र में चलेगा, तो क्या जरूरी है कि आप उनके साथ वही व्यवहार कीजिएगा जो कि औरों के साथ किया जाता है। आदिवासी और विकास, डेवलपमेंट कैसे हो आदिवासी का, ये भी हम लोग को जानना है। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। मतलब कि भारत में बहुत सारा ऐसा क्या हुआ है, आप इतिहास की बुक में पढ़े होइएगा, जिसमें जंगल का भी डेवलपमेंट हुआ है। आप आगे देखिए तो क्या कहता है, लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, लाख कीमती इमारती, लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी, जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा। हम लोग के लाइफ में जंगल का बहुत बड़ा भूमिका। अभी हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं उसमें भी पेड़ का ही भूमिका है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पेड़ से अलग होकर हम लोग जो खाना खाते हैं, वनस्पति युक्त खाना, वो भी कहीं ना कहीं पेड़ से ही आ रहा है। और वनस्पति के अनुसार जो सोचते होंगे नहीं हम तो नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज क्या खाता, तो वेज खाता, वो भी कहीं ना कहीं क्या खा रहा है, पेड़ पौधे से निकला हुआ चीज ही खा रहा है। तो हम लोग पेड़ पौधे पे बहुत तरह से क्या है,
उस पर निर्भर है, डिपेंड है। आगे देखिए क्या कहता है, अब जंगलों में बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी, अब हम लोग 19वीं सदी में आ गए। देखिए 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। आगे देखिए, इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और राजवाड़ों के अधीन नहीं, कोई नहीं चले रूम पर अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हसियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन, रूम पर गया कि डॉक्टर आ गया मालूम है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। एक जगह ठहर कर काम करते रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 2 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव भी की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योग और घरों में नौकरी करने के लिए धकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है। मतलब कि पहली बार इतिहास में हो रहा है जो कि आदिवासी समुदाय के साथ इतना ज्यादा क्या हो रहा है, इतना ज्यादा उनके साथ दबाव किया जा रहा है कि आपका जल जंगल से तो जुड़ाव ही नहीं है, उनको कार्य करने के लिए घर में धकेला जा रहा है। आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण है, क्यों वे धातुएं कहां से हासिल होती है, क्या वहां आदिवासी की आबादी है? बिल्कुल है। ज्यादातर हम लोग देखते होंगे कि जो कुछ भी जंगल में आप मिलते होंगे, सोना चांदी जो भी हो वो सब जंगल से ही प्राप्त होते हैं। तो क्या वहां से आदिवासी होता है? गौर होता है। ऐसे 5 उत्पाद बताइए जो जंगल से मिलते हैं और जिसका आप घर में इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी, आप जिससे पलंग पे सो रहे हैं, गेट लगाए हुए हैं, ये सब कहीं ना कहीं आप ये सब आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। वन भूमि पर निम्नलिखित मांगे किन लोगों से की जा रही है? मकानों और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी, खनन के लिए वन भूमि, गैर जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग, वन्य जीव अभयारण्यों के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित जमीन। इन मांगों से जनजातीय समुदायों पर किस तरह असर पड़ता है? निम्नलिखित तरह से असर पड़ता है। उनके जीवन से क्या किया जाता है? आप लोग तो ये क्या कर लिए, आप आराम से क्या बना लिए, लकड़ी का घर बना लिए, लकड़ी का गेट बना लिए, लेकिन आप समझ नहीं रहे कि वो किसी का घर उजाड़ कर आप क्या कर रहे हैं। अब पिछले क्लास में हम बताए थे कि किसी को खाने के लिए भी अन्न नहीं है और कहीं पे मूस अन्न खा रहा है, कोई भूख से मर रहा है और कोई के पास इतना ज्यादा संपत्ति है। समाजवाद ये नहीं होता मेरे दोस्त। समाजवाद का मतलब होता है कि हम साथ साथ चले, मतलब कि सबका साथ सबका विकास। नारा सुने होइएगा। तो समाजवाद का रियल मतलब यही होता है। आइए, झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों में, मॉरिशस, कैरेबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी है। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में चले गए थे। नीचे दिया गया है गीत आदिवासी की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की बगानी पेश करता है। मतलब कि अभी तो क्या कर रहे हैं आदिवासी लोग असम में, क्या कर रहे हैं? चाय सुने होइएगा, दार्जिलिंग का चाय पत्ती, तो ये सब तो अभी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन 5 लाख आदिवासी मारे गए। उनका एक नाम पर एक गाना निकला, आओ मिनी असम चले। हमारे देश में तो बहुत कष्ट है, असम की धरती पर ही मिनी
हरियाली से भरे चाय के बागान है। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादूराम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। स्रोत बसु एस, झारखंड मूवमेंट, एथनिसिटी के कल्चर एंड साइलेंस। मतलब कि इस कविता में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है आप बता सकते हैं कि कोई कह रहा है कि क्या करो, असम चलो, वहां जा रहा है तो कोई कह रहा है कार्य करो, राजा कह रहा है पकड़ के लाओ, उसको क्या करो, मारा जाए। कहीं ना कहीं वो अपने दुख को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जता रहे हैं। आप आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे माइनिंग वगैरह होता है। माइनिंग कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां पे अगर कुछ निकल गया तो उसको कैसे निकाला जाता है। देखिए, इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन्य भूमि को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रिया का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे। ज्यादातर जो विस्थापित होते हैं वो आदिवासी ही होते हैं। देखिए, आदिवासियों के बिन काम करने वाले छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी थी। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बल और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी है। इसके अलावा अन्य भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क, 40,564 वर्ग किलोमीटर और 543 वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ देख सकते हैं 1,90,776 वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। मतलब कि अपने ही घर में, आप अगर घर में रात को 10 बजे लेट से आए तो आपके पिताजी कह रहे हैं क्या है, चोर है, घुसपैठ है। मतलब कि अपने ही घर में घुसने से उनको घुसपैठ नाम रख दिया जा रहा है। समझ सकते हैं कि कैसे हाशिए पर रह रहे लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनने जाने के वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योग, इमारतों में काम, मतलब कि ऐसा ही लेबर ग्रेड का काम उनको मिल जाता है। यह फोटो उड़ीसा के कलहारी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगोरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है, मतलब कि जिसको वो लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। एक बड़ी अल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र, रिफाइनरी लगाना चाहते हैं। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया है। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या करता है, उनको घर से हटा के वहां पे क्या कर, आप मूवी वगैरह देखे होइएगा तो मूवी वगैरह में देखते हुए कि गुंडा आता है, वहां पे माइनिंग करवाता है, वहां पे खोद करवाता है, वहां पे क्या करता है, वहां कहता है कि यहाँ अयस्क है, यहाँ अपना कंपनी बैठाएंगे, रिफाइनरी बैठाएंगे। तो यही यहाँ आदिवासी के साथ रियल में हो रहा है। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधे का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो ये सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। समझिए कितना चीज का विकास हो रहा है, दवा, खाना, डाई जिससे आप बाल को कलर करते हैं, आप देखिए फिर क्या कर रहा है, गोंद जिससे आप लोग चिपकाने का काम करते हैं। 10,000 प्रजातियां पौधों का कहीं ना कहीं आदिवासी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं
वो पर्यावरण के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है। वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ग्रीन जो हम लोग G20 का हम लोग का लोगो क्या था, ग्रीन इंडिया, मतलब कि हम लोग का वनस्पति से युक्त इंडिया हो, हम लोग कहीं पे भी ऐसा ना हो कि क्या हो, आज देखते हैं गर्मी, तूफान, आंधी बिना मौसम हो जाता है। इसका मेन रीजन क्या है पता है, कि पेड़ पौधे का कटाई। आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि यह निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है। इस तरह से मतलब कौन जहां जाते हैं जमीन घर का निर्माण होता है, बहुत कम वेतन पर उनको काम दिया जाता है, गरीबी लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 25% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, गरीब नीचा से भी, गरीबी रेखा से भी नीचा। इसकी वजह से वो कई तरह की अभाव का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार, अच्छा भोजन न मिलने के कारण क्या हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। आपकी राय में यह बात महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वन भूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसले में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए? इसलिए मौका मिलना चाहिए क्योंकि यह भारत स्वतंत्र है, फ्रीडम है। ये भारत में सबके, वही मतलब कि किसी के साथ अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, समुदाय, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? समानता का अधिकार, सभी के साथ क्या होगा, समान बर्ताव होगा। आगे देखिए क्या कहता, जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिए। अब हमें कैसे जिएंगे? जो कि उनके साथ उड़ीसा के जिनके साथ क्या हुआ, उनका जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया, वो बोल रहा है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। हिंसक कहने का मतलब अहिंसा परमो धर्म गांधी जी कहे थे, लेकिन हिंसा कौन कर रहे हैं? ये सब जो यहाँ का इंडिया में जिनके साथ आदिवासी के साथ भेदभाव हो रहा है वो कर रहे हैं। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अब हम लोग ऐसा आदमी के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारत में अल्पसंख्यक कम है और हाशिए के वर्ग पे पहुंच गया। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, फंडामेंटल राइट है। आप अनुच्छेद कितना देख लीजिए तो उसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और आपके क्या चीज का अधिकार है, आप अगर अल्पसंख्यक है तो उसका भी अधिकार आपका दिया गया। फंडामेंटल राइट 14 से लेके 32 तक पढ़ लीजिए, आपको उसमें सारा चीज समझ में आ जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को एक सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या के दृष्टि से बाकी आबादी से मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें से न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाए। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व को क्या करना है, वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मकता की जरूरी पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन
संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। जब दोनों के बीच क्या होता है, झगड़ा होता है, तनाव होता है, तब एक और फासला बढ़ते चला जाता है। संविधान में इस सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता, जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम करने, रखने और मौलिक अधिकार को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हसियाकरण को समझे। हमारे देश में एक समुदाय मुसलमान होते हैं जिनका हम लोग कहते हैं कि उनकी संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अरे भाई, कहाँ 70%, 75% हिंदू, 25% मुस्लिम, कितना भी जनसंख्या बढ़ा ले, क्या हिंदुओं से ज्यादा हो सकता है क्या? हम लोग एक गलत क्या करते हैं, मन में धारणा बैठा लेते हैं। उनके किसी भी धर्म के प्रति हम लोग का अधिकार नहीं है कि उनका हम लोग को क्या करे, उनके धर्म के विरुद्ध बात बोले। उनको धर्म का, उनका आस्था है, उनका मानने का क्या है नजरिया, उनका दृष्टिकोण, सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। और हमारा भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है। कहीं ना कहीं वो सभी धर्मों को समान नजरिया से देखता है। आइए देखिए, मुसलमान और हसियाकरण। अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधान क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि कहीं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को क्या कर दे, हाशिए पर ना भेज दे, उनके ऊपर दबाव न डाल दे। इसलिए क्या करना है, सुरक्षात्मक प्रावधानों की व्यवस्था करना है। मुसलमान और हसियाकरण। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14% 2% है। कहा 2011 में भी 24 चल रहा है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास और उतने लाभ नहीं मिले। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत समुदाय, साक्षरता और सरकारी नौकरियां के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में क्या बताती है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। पक्का घर 65.4% हिंदू का है, बिजली 75.2% हिंदू का और मुस्लिम का 67.5%। मुस्लिम का घर क्या है 63 मतलब कि देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कम है। सबसे ज्यादा सिख का है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हिंदू का भी है, सिख का सबसे ज्यादा है। यहाँ पे देखिए भी सिख का सबसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या कीजिए, इस पूर्वाग्रह से बचिए और क्या कीजिए, एक नया नजरिया डेवलप कीजिए। सभी के साथ क्या कीजिए, ऐसा नहीं किसी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी के आस्था के खिलाफ आप लोग नहीं जाए। भले हम मानते हैं कि आप हिंदू हैं, हिंदू को मानिए, आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम को मानिए, लेकिन आप सोचिएगा तो जिस समय हम लोग का भारत का निर्माण हुआ था उस समय हिंदुओं के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि वो भारत छोड़कर चला जाए। लेकिन पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में जाने का मुस्लिम के पास क्या था, उनका पूरा जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने कहा था कि जिसको भी कहाँ जाना है, पाकिस्तान जाना है, वो मुस्लिम आराम से जा सकता है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी तो आपसे ज्यादा वो मुस्लिम लोग हैं क्योंकि उनका मौका मिलने के बावजूद भी वो भारत को नहीं छोड़े। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिएगा तो एक कह रहा है, एक और आंकड़ा आप देख सकते हैं, विभिन्न धर्मों के में साक्षरता दर कितना, कौन पढ़ा लिखा है, ये भी देख लीजिए। आप देखिएगा तो हिंदू का 63, कुल 74 में 63, मुस्लिम 57, ईसाई 74, सिख 67, बौद्ध 71, जैन 86। सबसे ज्यादा ज्ञानी जैन। और देखिए सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत, किन समुदायों का साक्षरता दर सबसे ज्यादा और सबसे कम है, तो जैन का सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसका है, मुस्लिम का सबसे कम है साक्षरता दर। 2001 की जनगणना है। अब देखिए सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत, आबादी 13.5%, भारतीय प्रशासनिक सेवा में 3, IAS IPS 4, भारतीय विदेश सेवा में 1.8, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाई में 3.3, राज्य स्तरीय PSU यानी कि PCS में 10.8, भारतीय रिजर्व बैंक 2.2। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय समिति के रिपोर्ट 2006 के अनुसार। ये आंकड़े क्या बताते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास की विभिन्न
संकेतकों को पर पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, एक नया समिति बनाया उच्च स्तरीय। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। मतलब कि उनका देखा, जायजा लेने का मतलब उनके बारे में जाना, और बताया कि रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशिएकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेत जो होते हैं, संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हसियाई समुदाय से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक, धार्मिक समुदाय के बच्चे के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही स्कूल शिक्षा ले पाते हैं। पृष्ठ संख्या 56 देखें। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हसीकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यक की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाजों और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। उनका भी पहनावा ओढ़ावा, कपड़ा का, वस्त्र का, लैंग्वेज। अब जैसे कि आप लोग इसमें से बहुत आदमी अगर मुस्लिम देख रहे होंगे तो उन लोग पापा को अब्बा बोलते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग जब वालिद बोलते हैं, पापा को वालिद भी बोला जाता है। मेरे वालिद, एक IAS का इंटरव्यू पिछले दिन हम देख रहे हैं तो बोल रहे थे कि आज मैं जो भी हूँ मेरा वालिद की वजह से हूँ। बड़ी जोर जोर से बोलते हैं वो, आप देख लीजिएगा कभी जाके। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उनके साथ भी लोग क्या करते थे, असहज महसूस करते थे। सच्चर समिति रिपोर्ट में दिए गए शिक्षा संबंधी आंकड़ों को पढ़िए। 6 से 14 साल की उम्र के 25% बच्चों या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं। किसी भी सामाजिक, धार्मिक समुदाय के मुकाबले यह संख्या बहुत बड़ी है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करना जरूरी है? बहुत मतलब कि जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर शिक्षा अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं भोजन अगर ना मिले तो कुपोषण का शिकार होगा, लेकिन शिक्षा नहीं मिले तो पशुवत जिंदगी जिएगा। इसलिए शिक्षा सभी के लाइफ में चाहिए और हमारे संविधान में इसका प्रावधान भी किया गया है कि 14 से 18 साल के बच्चों को क्या करना है, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। उसको क्या करेगा, स्कूल निःशुल्क शिक्षा देगा। आइए देखिए क्या बताता है। मुस्लिम महिलाएं भारत में महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुस्लिम महिला स्टॉप अटैक ऑन मुस्लिम वोमेन्स राइट देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों पहचान की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। वे अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान नहीं मिला था, सिर्फ इसलिए कि उनका नाम पूछा गया और उनका नाम में क्या था, अंसारी था। देखिए आगे क्या बताता है। मुसलमानों की इसी सामाजिक हसियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घोटाइजेशन यानी कि ग्रेटोआइजेशन जो होने के लगता है। कभी कभी यह पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। मतलब कि हम लोग उनके बारे में इतना नकारात्मक सोच डेवलप कर लेते हैं कि हिंसा पे उतर जाते हैं और क्या होते हैं, मार काट पे चले जाते हैं। इसी को हिंसा बोलता है। आप देखिए एक और रिपोर्ट। मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमजान के दौरान वहां कुछ गड़बड़ी हुई जिसने जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया। सांप्रदायिक मतलब दंगा का रूप ले लिया। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहना था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन ले। जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया और मुझे यह बात अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे की हमारी पहचान पता चल जाती है और क्या यही पहचान सारे खतरों का भेदभाव को जड़ है। जैसे कि अभी हम लोग अगर देख लीजिए मेरे गला में कुछ है तो आप लोग दर्शा लीजिएगा कि हिंदू है, चंदन लगा लिए हिंदू है। अभी हम टोपी लगा के दाढ़ी बढ़ा के मोछ छिलवा के आज आप कहिएगा मुस्लिम। तो कहीं ना कहीं सारा का सारा जड़ क्या है, नजरिया है। नजरें बदली तो नजारा बदल लिया और किश्ती ने रुख मोड़ी तो किनारा बदल गया। कहने का मतलब है कि आप अपने नजरे को बदलिए, नजारा खुद पर खुद बदल जाएगा। कपड़ा, पहनावा और हवा ये सब सबका अलग है, लेकिन आप बहुत अच्छा, किसी ने खूब कहा था कि आप शरीर
इसको जब कट कीजिएगा तो ब्लड सबका सेम है, स्किन सबका सेम है। कहीं ना कहीं भगवान हमारे साथ भेदभाव नहीं करते हैं, तो हम क्यों भेदभाव करें। उपरोक्त निबंध आपकी ही उम्र की एक बच्ची में ने लिखा है। आपकी राय में वह क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कपड़ा पहनने से हमें उस सबसे छूट मिल जाएगा जिससे होने वाला उनसे हिंसा जो उनके साथ होने वाला। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक हत्याकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हत्याकरण एक जटिल परिघटना, एक जटिल समस्या है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियां, साधने और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों का कोई साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य के प्रतिबद्धता को साकार कर पाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, साकारता को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। अब देखिए हम लोग इस चैप्टर का निष्कर्ष पढ़ेंगे। अब निष्कर्ष पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष कह क्या रहा है कि इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया कि हसियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हसियाई समुदायों को बारे में पढ़ा, जैसे मुस्लिम और आदिवासी, औरत के बारे में कक्षा 7 में पढ़े। ये सब क्या है, हाशिए पर जा रहे हैं समुदाय। अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया कि इन समुदाय के हाशिए पर रह जाने के अलग कारण है। प्रत्येक समुदाय इनको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखता है कि हत्याकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हत्याई समुदाय है। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हत्याकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हत्याई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हंसिए पर नहीं रहता। अगर हम हत्याकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदाय के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हसियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखने चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। सब चाहता है कि क्या हो, हमारे साथ समान बर्ताव हो, बराबर कोई चीज में क्या निभाए, किरदार निभाए। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हत्याकरण का सामना किस तरह किया। अब हम लोग देखें कि हत्याकरण तो हो रहा है, लेकिन इसका सामना कैसे किया जाए, ये हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं, सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ा से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसा में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। फिर संख्या 75। ये गलत धारणा बैठाए हुए हैं कि मुसलमान सिर्फ कहाँ जाना चाहता है, सिर्फ मदरसा में ही पढ़ना चाहता है। वो तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन व्यवस्था हो तब ना। ये कुछ क्वेश्चन हाशिया शब्द से आप क्या समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो वंचित है, जो क्या है, समाज से दूर है, उसे हम हाशिया कहते हैं। अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखे। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, 2 कारण बता। क्योंकि पहला कारण शिक्षा बता सकते हैं, दूसरा उनका अल्पसंख्यक होना, तीसरा आप अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्या महत्वपूर्ण मानते हैं। इसका एक कारण बताइए, संविधान कैसे उस अल्पसंख्यक को सुरक्षा देता है। आप बता सकते हैं फंडामेंटल राइट ब्रेकर। अल्पसंख्यक और हसिया वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हो, जो सबसे कम हो, बहुसंख्यक जो ज्यादा हो। आप यह बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने की मुसलमान एक हसियाई समुदाय इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर 2 तर्क पेश करें। उनका शिक्षा बता सकते हैं, उनका आर्थिक स्थिति बता सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप टेलीविजन पर 26 जनवरी के परेड देख रहे हैं। उसकी एक दोस्त आपके नजदीक बैठी है। वो अचानक कहती है, इन आदिवासियों को तो देखो कितने रंग बिरंगे लगते हैं, सदा नाचते रहते हैं। उसकी बात सुनकर भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे। उनसे 3 बातें लिखे। मतलब कि क्या बताएंगे कि नहीं नजरिया बदलो, पूर्वाग्रह से ग्रसित मत हो, वो ऐसा ड्रेस नहीं, अच्छा भी ड्रेस पहन सकते हैं। चित्रकला पट में आपने देखा कि हॉलैंड ने होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। क्या आप आदिवासियों के बारे में कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? आराम से एक कहानी लिख लीजिए, जो अभी हम पढ़ाए हैं उसी दिल्ली का। क्या आप इस
उड़ीसा और दिल्ली से जुड़कर आप एक कहानी लिख सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत है कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? क्यों आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है वो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हो ही जाएगा। ऊंच नीच व्यक्तियों का ये चीजों एक क्रमिक व्यवस्था है। आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वो लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। ऊंच नीच में सबसे कम ताकत वो नीच और जो सबसे ज्यादा ताकत वो ऊंच। घटोआइजेशन यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय का लोग रहते हैं। जहाँ पे जैसे मुस्लिम समुदाय है तो वहाँ घटोआइजेशन कह सकते हैं। मुख्य धारा कायदे से किसी नदी या जाल धारा के मुख्य बहाव को मुख्य धारा कहा जाता है। इस अध्याय में इस शब्द को ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय मतलब कि जिसका संख्या ऊपर की ओर है उसका बात कर रहा है। विस्थापित ऐसे लोग जो बांध खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं के जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर से बाहर उजाड़ दिया जाता है, विस्थापित हो जाता है। जैसे कि कृषि लोग अभी हम लोग के यहाँ पलायन होते हैं और विस्थापित में अंतर हो जाता है। कुपोषित ऐसा व्यक्ति जिसे भोजन पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। हम लोग का चैप्टर हो गया कंप्लीट, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, आज चैप्टर बड़ा था। मिलते हैं नेक्स्ट दिन। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी चीजों को प्रमोट करना सीखिए। जिस दिन आप अच्छी चीज का प्रमोट करना सीख जाइएगा सक्सेस आपके हाथ में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।